गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना की बात कर ली थी। उसकी प्रतिबिंब निर्माण की बात कर ली थी, कार्यविधि की बात कर ली थी कि कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो किसी सूक्ष्म बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, किसी सूक्ष्म बिंब के लिए कैसे वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ हमने कहा था कि आवर्धन 2 बार होता है, एक बार इस लेंस द्वारा, एक बार इस लेंस द्वारा। तो दोनों लेंसों के संयुक्त आवर्धन प्रभाव के कारण इस सूक्ष्म बिंब का काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाकर हमें दिखलाया जाता है, क्लियर है बात। इसीलिए जो सूक्ष्म वस्तुएं सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखी जा सकती थी उनको हम देख सकते हैं किसकी सहायता से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी ज़्यादा आवर्धन नहीं कर सकती है। बहुत सूक्ष्म वस्तु है तो फिर उसको सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकेगा, उसको देखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा आवर्धन की आवश्यकता होगी। तो इतना आवर्धन फिर सरल सूक्ष्मदर्शी तो करवा नहीं पाएगा, ऐसा हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करवा पाएंगे। क्लियर है बात। हमने कहा था कि ये अभिदर्शक लेंस, इसके लिए बिंब ये सूक्ष्म वस्तु जो है वो बिंब है, इसने आवर्धित प्रतिबिंब बनाया, वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाया ये। फिर ये जो प्रतिबिंब है जो कि इसने बनाया वो इस वाले लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है, और इसका फिर प्रतिबिंब ये वाला लेंस बनाता है A डबल डैश B डबल डैश, जो कि इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो देखिए इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो 2 बार आवर्धन हुआ। एक बार इसके लिए जो प्रतिबिंब इसने ये जो बनाया ये इससे बड़ा बनाया, फिर इससे बड़ा प्रतिबिंब ये बना है, तो इससे ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। लेकिन ये वाला जो अंतिम प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश है, ये 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच कहीं भी बनवाया जा सकता है। देखिए VE > D है, D के इक्वल भी है। इट मीन्स स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत तक कहीं भी इसको बनवाया जा सकता है। जब हम अनंत पर इसको बनवाते हैं तो अनंत पर बने प्रतिबिंब को देखने के लिए नेत्र को अपनी समंजन क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इट मीन्स पक्षमापी पेशियां नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डाल रही होती है अनंत वाले प्रतिबिंब को देखने के लिए। इसीलिए आँख आरामदायक स्थिति में रहती है। कब? जब ये अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहाँ बनाए? अनंत पर बनाए। अनंत पर कब बनाएगी? अनंत पर ये प्रतिबिंब तब बनेगा जब ये जो बिंब है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ इसको बिंब, इसके लिए तो ये प्रतिबिंब है लेकिन इसके लिए बिंब है। जब ये बिंब A डैश B डैश अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस F डैश पर बनवा लें हम। कैसे बनवाएंगे? दंतुर दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित करके जैसे मैं इस लेंस को थोड़ा सा इस ओर कर दूं तो इसका ये प्रथम फोकस है वो यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, A डैश पर ही आ जाए F डैश। इट मीन्स इसके प्रथम फोकस पर ही बनाए ये प्रतिबिंब। AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश इस लेंस के प्रथम फोकस पर ही बनवा लें अगर हम, तो फिर ये वाला लेंस अपने प्रथम फोकस पर जो A डैश B डैश है उसका प्रतिबिंब बनाएगा अनंत पर। क्लियर बात। लेकिन अगर हम इसके प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच में कहीं बनवाते हैं इस A डैश B डैश को इसके द्वारा तो फिर उस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत से कुछ पहले तक बनेगा। जब इसी पर बनवा देंगे F डैश पर A डैश B डैश को तो उस केस में अनंत पर बनेगा। क्लियर बात। तो हम इस प्रतिबिंब को 25 सेंटीमीटर से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D से लेकर अनंत तक कहीं भी बनवा सकते हैं, और इसके लिए हमें दंतुर दंड चक्रीय व्यवस्था प्रयुक्त करनी होती है, उसका इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित क्यों करते हैं? इस प्रतिबिंब को हमें कहाँ बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें इस बिंब को इस लेंस के सापेक्ष सेट करना होगा। तो इसके लिए इस लेंस को हम इधर उधर सरका सकते हैं इस लेंस के सापेक्ष। जैसे अभी मैंने बताया कि इस लेंस को मैं थोड़ा सा इस ओर मूव करवा दूं तो इसका फोकस मूव करके अगर A डैश पर आ जाए तो फिर A डैश B डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्लियर बात।
ए डैश बी डैश को हमें इसके प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच में ऐसी पोजीशन पर नहीं रखना होता है जिस पोजीशन पर इसको बनवाने पर इसका ये जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर से पहले बन जाए। 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं बनना चाहिए। तो आपको इसकी पोजीशन इस तरीके से दंतुदंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस लेंस के लिए सेट करनी होती है कि ये लेंस इसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से पहले न बनाए, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी बनाए भले ही। क्लियर बात। तो प्रतिबिंब निर्माण की, प्रतिबिंब रचना की बात हो गई थी। ये मैंने सारा डायग्राम बता दिया था। क्लियर बात। अब हम आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। संयुक्त सूक्ष्म राशि के लिए दो केसेज में आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। दो केस कौन से? वही एक केस तो जब हम निकट बिंदु पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश को बनवाएं, और एक तब जब हम ए डबल डैश बी डबल डैश को अनंत पर बनवाएं तब। तो देखिए कोणीय आवर्धन क्षमता कैपिटल एम का फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से। कैपिटल एम होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन सा कोण बताया था मैंने? पिछले वीडियो लेक्चर में भी बात हो गई थी। बीटा ये अंतिम प्रतिबिंब, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, ये जो आवर्धित प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, किसके द्वारा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के इन दोनों लेंसों द्वारा। अंतिम प्रतिबिंब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत बना है ये वाला। इस लेंस ने इसके लिए ये बनाया प्रतिबिंब, फिर इस लेंस ने इसके लिए ये बनाया प्रतिबिंब। तो फाइनल इमेज ये हो गई है। मूल बिंब से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बना है ये। तो नेत्र को ये इस वाले बड़े प्रतिबिंब को देखना है, तो नेत्र को हम यहीं मान के चल रहे हैं, इसी के प्रकाशिक केंद्र पर मान के चल रहे हैं। तो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर ये ए डबल डैश बी डबल डैश जो दर्शन कोण बनाएगा बीटा, वही हम नेत्र पर बना दर्शन कोण मान लेंगे। किसके द्वारा? इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है बीटा। क्लियर है बात। बीटा हम कहाँ से निकाल लेंगे? इस समकोण त्रिभुज से। देखिए टेन बीटा अगर हम निकाल लें तो टेन बीटा इजिकल टू होगा ई ए डैश, सॉरी टेन बीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। तो लंब है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन आधार कौन? ई ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो यहाँ से टेन बीटा निकाल लेंगे। फिर बीटा जो है वो बहुत छोटा कोण है, तल्प है, इसलिए टेन बीटा को हम बीटा बोल देंगे। ऐसे ही अल्फ़ा कहाँ से निकालेंगे? अल्फ़ा कब का दर्शन कोण है? अल्फा तब का दर्शन कोण हमने बताया था जब हम नेत्र से इस सूक्ष्म बिंब को सीधे ही देख रहे हो, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नेत्र से ही देखा जा रहा है कौन? सूक्ष्म बिंब। कितनी दूरी पर रखकर? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखकर। अब देखिए सूक्ष्म बिंब है तो ज़्यादा दूर रखेंगे तो वैसे ही नहीं दिखेगा। तो पहला प्रयास तो हमारा यही होगा कि सूक्ष्म बिंब है तो उसको हम आँख के निकट लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं, क्योंकि निकट लाएंगे तो उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बढ़ता जाएगा और वो हमें बड़ा दिखलाई देता जाएगा। लेकिन यहाँ ये बिंब जो है वो इतना सूक्ष्म है कि हम इसको पास ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, दर्शन कोण बढ़ तो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पास कितने तक ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक। उससे ज़्यादा पास तो वैसे भी नहीं ला सकते हैं। उससे ज़्यादा दूर रखेंगे तो और छोटा दिखेगा। छोटा तो है ही, और छोटा दिखेगा। इट मीन्स हो सकता है इतना छोटा हो कि वो ढंग से दिखे ही नहीं, क्लियर दिखे ही नहीं। तो दूर तो रखना नहीं है, हमें नेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा पास रखना है। लेकिन नेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना पास रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पास तक ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा पास वैसे नहीं रख सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा पास रखेंगे तो बड़ा तो दिखेगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्लियर बात। तो हमें बड़ा भी देखना है और स्पष्ट भी देखना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पास रख सकते हैं। अब 25 सेंटीमीटर पास रखने पर भी वो हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका बड़ा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता हुई है। क्लियर बात। तो ये अल्फ़ा कोण कब है? जब हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर उस सूक्ष्म बिंब को रख कर देख रहे हैं। और 25 पर ही क्यों रखते हैं मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा पर रखेंगे तो ये पहले से छोटा बिंब है, छोटा बिंब तो है ही। 25 से ज़्यादा पर रखेंगे तो और छोटा दिखेगा। तो हमें तो इसको बड़ा देखना है। बड़ा हम ज़्यादा से ज़्यादा बिना लेंस के कितना बड़ा देख सकते हैं? 25 पर रख कर ही देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पास तो ला नहीं सकते। क्लियर बात। इसीलिए 25 पर लिया है, 25 पर लिया है हमने। तो यहाँ से हम टेन अल्फ़ा निकाल लेंगे। टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो टेन अल्फ़ा इजिकल टू लंब बटे आधार। लंब है ए बी, आधार है ई ए। तो फिर टेन अल्फ़ा को हम अल्फ़ा बोल देंगे, क्योंकि अल्फ़ा तल्प है। तल्प क्यों है? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म आकार का बिंब है। बहुत सूक्ष्म आकार के बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण छोटा ही होगा। तो अल्फ़ा तल्प है, तो टेन अल्फ़ा को हम
अल्फ़ा बोल सकते हैं। तो इस त्रिभुज से हम टेन अल्फ़ा निकाल लेंगे, उस टेन अल्फ़ा को हम अल्फ़ा बोल देंगे। और इस वाले त्रिभुज से हम टेन बीटा निकाल लेंगे और उस टेन बीटा को बीटा बोल देंगे। तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा करके हम कैपिटल एम निकाल लेंगे, कोणीय आवर्धन समता निकाल लेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। क्लियर है बात। अब देखिए, इस बीटा को मैं तल्प क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, बीटा अल्फ़ा से तो बड़ा है, क्योंकि अल्फ़ा हमने कौन सा कोण बताया, अल्फ़ा हमने कोण बताया है 25 सेंटीमीटर पर। जब हमने उस सूक्ष्म बिंब को आँख से रखा था, देखा था, तब इसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण है। अब इसमें भी हम 25 पर ही तो बनवा रहे हैं, इस प्रतिबिंब को 25 पर ही बना समझिए। अभी 25 सेंटीमीटर दूरी पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बना हुआ समझिए। कहाँ से? नेत्र से। नेत्र को आप यहीं समझिए। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये प्रतिबिंब बना हुआ है और 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये सूक्ष्म बिंब था। तो ये सूक्ष्म बिंब जो है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो नेत्र है उस पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाएगा, क्योंकि इसका आकार बहुत सूक्ष्म है। लेकिन इस सूक्ष्म बिंब AB के आकार की तुलना में इसका आकार तो काफ़ी बड़ा है। तो ये अपने से 25 सेंटीमीटर दूरी पर नेत्र जो है उस पर बहुत, उसकी तुलना में बड़ा दर्शन कोण बनाएगा। उसकी तुलना में, अल्फ़ा की तुलना में तो ये दर्शन कोण बीटा बड़ा है, लेकिन वैसे बीटा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर बात। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बीटा भी अत्यल्प है और अल्फ़ा भी अत्यल्प है। हाँ, बीटा ज़्यादा है अल्फ़ा से, बीटा अल्फ़ा से तो ज़्यादा है, लेकिन वैसे बीटा भी ज़्यादा नहीं है। क्लियर बात। तो देखिए, एम का फॉर्मूला बताया, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब A'(B') द्वारा नेत्र पर बनाया दर्शन कोण, जिसको हमने अभी बीटा दिखाया डायग्राम में। और ये अपॉन में बताया बिंब AB द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, जबकि बिंब को नेत्र के निकट बिंदु ये होता है D दूरी पर, निकट बिंदु पर रखकर उसे बिना सूक्ष्मदर्शी के सीधे नेत्र से देखा जाए, बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना यंत्र के देखा जाए। तो यंत्र से देखने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा। बिना यंत्र के जब उस वस्तु को सीधे ही नेत्र से देखते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, तब जो दर्शन कोण बनता है वो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फ़ा निकालेंगे। तो टेन अल्फ़ा इजिकल टू क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है EA। तो यही किया है हमने। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अल्फ़ा बीटा अत्यल्प है। तो वो जो फॉर्मूला अभी हमने पिछले पेज पे देखा है, M इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो मैं बीटा के प्लेस पे टेन बीटा पुट कर सकता हूँ, अल्फ़ा के प्लेस पे टेन अल्फ़ा पुट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन समकोण त्रिभुजों से, ये जो अभी हमने समकोण त्रिभुज बताए थे, एक अल्फ़ा वाला एक बीटा वाला, उन समकोण त्रिभुजों से हमें डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा नहीं मिलेंगे, हमें टेन अल्फ़ा टेन बीटा मिलेंगे, टेन अल्फ़ा टेन बीटा मिलेंगे। इसीलिए मैंने बीटा अपॉन अल्फ़ा को टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा लिख दिया है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा व बीटा अत्यल्प होने पर बीटा के प्लेस पे टेन बीटा लिखा जा सकता है, अल्फ़ा के प्लेस पे टेन अल्फ़ा लिखा जा सकता है। क्लियर बात। ये हम क्लास 11 से जानते हैं। अल्फ़ा अत्यल्प होने पर टेन अल्फ़ा अप्रोक्स इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा अत्यल्प होने पर टेन बीटा अप्रोक्स इक्वल टू बीटा होता है। क्लियर बात। ये 11 से हम जानते हैं, क्लास 11 में मैंने बताया। तो M इजिकल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा कौन से समकोण त्रिभुज से? अभी पिछले पेज पे जो मैंने बताया था, EAB समकोण त्रिभुज, देख लीजिए आप। समकोण त्रिभुज है EAB। इस समकोण त्रिभुज में टेन अल्फ़ा इजिकल टू लंब AB अपॉन आधार EA। फिर EA के प्लेस पे मैं D पुट कर सकता हूँ। तो AB अपॉन EA कौन से समकोण त्रिभुज से? EAB समकोण त्रिभुज में। देखिए, टेन अल्फ़ा इजिकल टू AB अपॉन EA के प्लेस पे स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D आ गई। अभी डायग्राम में मैंने दिखाया। फिर समकोण त्रिभुज EA' से, देखिए EA', क्योंकि बीटा कोण इस त्रिभुज में भी आ रहा है, बीटा इस त्रिभुज में भी आ रहा है, बीटा इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो टेन बीटा इजिकल टू लंब बटे आधार, लंब है A', आधार है EA'। को क्या बोल सकता हूँ फिर? इस वाले लेंस के लिए बिंब दूरी UE, जो कि इसकी फोकस दूरी के बराबर या इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि इस बिंब को हम इस लेंस के प्रथम फोकस व इस लेंस के बीच ही कहीं बनवाते हैं दंतुर्दंत चक्रीय व्यवस्था द्वारा। क्लियर है बात। इसीलिए लेस देन इक्वल टू FE लिख रखा है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कही जाएगी? इस वाले लेंस के लिए बिंब दूरी UE। तो टेन बीटा इजिकल टू लंब बटे आधार A', B' अपॉन EA'। फिर EA' के प्लेस पे हम UE पुट कर देंगे। यही किया है हमने। देखिए,
टेन बीटा इजिकल टू ए डेस बी डेस अपॉन ई डेस के प्लेस पे यू ई पुट कर दिया है, यू ई पुट कर दिया है। क्लियर है। अब हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ टेन बीटा के प्लेस पे ये पुट कर देना है, टेन अल्फ़ा के प्लेस पे ये पुट कर देना है, पुट कर दिया है हमने। तो देखिए ए डेस बी डेस अपॉन यू ई ए बी अपॉन डी, तो ये उल्टा हो जाएगा तो डी ऊपर चला जाएगा और यू ई नीचे है ही, और ये ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया है, इसको यहाँ रोक दिया है। अब हमें ए डेस बी डेस अपॉन ए बी देखना है, वो क्या है। देखिए अभिदृश्यक लेंस के लिए देखिए मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी की बात करने जा रहा हूँ। ए डेस बी डेस इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, और ए बी इस वाले लेंस के लिए बिंब है। तो हमारे पास वहाँ स्टेप में आया ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, इट मीन्स प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई हम जानते हैं रेखीय आवर्धन होता है किसी लेंस के लिए। तो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी जो है वो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बन रहा है। इट मीन्स इसके लिए रेखीय आवर्धन बन रहा है, रेखीय आवर्धन बन रहा है। तो देखिए ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, इसको हम बोल रहे हैं रेखीय आवर्धन स्मॉल एम। कोणीय आवर्धन को बड़े एम से बताया, रेखीय आवर्धन को छोटे एम से। ये कौन से लेंस के लिए बात चल रही है, पहले लेंस अर्थात लेंस ओ के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए, इसलिए मैंने नीचे एम ओ लगा दिया है। क्लियर बात। अब देखिए ये तो हमने हाइट की फॉर्म में रेखीय आवर्धन का सूत्र बताया, हमने इसी चैप्टर में रेखीय आवर्धन का सूत्र बताया है बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी की फॉर्म में भी। क्या बताया था फॉर्मूला, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। किसी लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी की फॉर्म में ये होता है। ये हम पहले इसी चैप्टर में देख चुके हैं, लेंस वाले टॉपिक में, लेंस वाले टॉपिक में जब हमने लेंस सूत्र निकाला था, तो लेंस सूत्र निकाला था उसके साथ हमने रेखीय आवर्धन भी निकाला था, वहाँ हमने बताया था प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। क्लियर बात। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई किसके इक्वल होगी, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी की फॉर्म में। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हाइट की फॉर्म में, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी की फॉर्म में। ये हम पहले से जानते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इजिकल टू प्रतिबिंब दूरी कितनी है पहले वाले लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, प्रतिबिंब दूरी है वी नोट, बिंब दूरी है यू नोट, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, प्रतिबिंब दूरी प्लस वी नोट, बिंब दूरी माइनस यू नोट, चिन्ह परिपाटी से है। तो चिन्ह परिपाटी से देखिए प्लस वी नोट माइनस यू नोट, माइनस यू नोट किसके इक्वल, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी के इक्वल। क्लियर बात। जिसको हम बोल सकते हैं देखिए प्लस अपॉन माइनस, माइनस माइनस वी नोट अपॉन यू नोट किसके इक्वल, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी के इक्वल। तो यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में ए डेस बी डेस अपॉन ए बी के प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ वी नोट अपॉन माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट यहाँ पुट कर दिया, डी अपॉन यू एज इट इज है ही। तो मुझे ये कोणीय आवर्धन मिल गया, ये कोणीय आवर्धन का जनरल फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब इसी सूत्र से हम दो केसेज के लिए फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। एक वो केस जब हम अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डेस बी डबल डेस को नेत्र के निकट बिंदु पर बनवाएं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनवाएं, और एक वो केस जब हम उस ए डबल डेस बी डबल डेस को नेत्र से अनंत दूरी पर बनवाएं। तो उन दो केसेज के लिए हम इस फॉर्मूले की फॉर्म्स प्राप्त करेंगे, इसी से बनाएंगे उन दोनों केसेज के लिए फॉर्मूला। तो देखिए ये इसको हम बोल सकते हैं डी इंटू वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई। तो वन अपॉन यू ई आता है, देखिए वन अपॉन यू ई लेंस सूत्र में आता है, मुझे वन अपॉन यू ई चाहिए, वन अपॉन यू ई आता है लेंस सूत्र में। किसके लेंस सूत्र में, कौन से लेंस के लिए लेंस सूत्र में, आई पीस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र अगर हम लिखें तो उसमें वन अपॉन यू ई आ जाता है। तो मुझे वन अपॉन यू ई चाहिए समीकरण 5 में रखने के लिए। किस केस के लिए, एक बार उस केस के लिए जब मैं अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डेस बी डबल डेस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनवाऊँ, और एक बार उस केस के लिए जब अनंत पर बनवाऊँ। तो दोनों केसेज के लिए मुझे वन अपॉन यू ई के वैल्यू निकालने होंगे और इसमें पुट कर देने होंगे। तो दोनों केसेज के लिए मुझे फॉर्मूले मिल जाएंगे कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए। क्लियर है बात। तो मैं किस लेंस के लिए लेंस सूत्र अप्लाई कर रहा हूँ, अभिनेत्र लेंस के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे वन अपॉन यू ई चाहिए,
अभिनेत्र लेंस के लिए बात है, तो अभिनेत्र लेंस के लिए ही हम लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। इसमें v u f के नीचे हमने e लगा दिया है, अभिनेत्र लेंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया है इसीलिए। क्लियर बात। अब देखिए अभिनेत्र लेंस के लिए मैं डायग्राम से बात करता हूँ, किरण चित्र से बात करते हैं। देखिए इसके लिए UE जो है वो नेगेटिव है और इसके लिए जो VE है वो भी नेगेटिव है, लेकिन VE के प्लेस पे D लेना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर प्रतिबिंब को बनाने की बात हो रही है इस केस में। कहाँ पर प्रतिबिंब को बनाने की बात? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाने की बात हो रही है। तो VE तो D होगा, VE D होगा, लेकिन -D इस ओर होने के कारण आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलकर मापना होगा हमें इस दूरी को। तो VE के प्लेस पे -D पुट करेंगे इस लेंस सूत्र में, और UE के प्लेस पे -UE पुट कर देंगे। तो UE के प्लेस पे -UE, चिन्ह सहित ले रहे हैं इसको, चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए। तो VE के प्लेस पे -D, UE के प्लेस पे -UE, ये माइनस एज इट इज है ही। और ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक ही होती है, इसलिए +FE वो धनात्मक ही होती है। क्लियर बात। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और इसको मैं इधर ले जाऊँ RHS में तो ये +1/D हो जाएगा RHS में जाकर। तो LHS में क्या बचेगा? 1/UE इजिकल टू ये उधर जाकर प्लस, तो 1/D प्लस 1/FE। क्लियर बात। अब 1/UE का वैल्यू मुझे मिल गया है, 1/UE का वैल्यू ही चाहिए था मुझे यहाँ पुट करने के लिए, 1/UE का वैल्यू। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में मैंने यहाँ से 1/UE का वैल्यू पुट कर दिया है। तो m इजिकल टू -V0/U0 D एज इट इज, और 1/UE के प्लेस पे 1/D प्लस 1/FE पुट कर दिया है। D को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए तो D/D 1 हो जाएगा, और ये D/1D हो जाएगा, तो D/FE हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा भी है। तो m इजिकल टू फॉर्मूला मिला हमें -V0/U0 1 + D/FE। देखिए m इजिकल टू -V0/U0 1 + D/FE। क्लियर बात। तो ये कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल गया है हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब A'-B' स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनवाया जा रहा है, अर्थात नेत्र के निकट बिंदु पर बनवाया जा रहा है। अब नेत्र के निकट बिंदु पर बनवाया जा रहा है तो निकट बिंदु पर स्थित उस प्रतिबिंब A'-B' को देखते वक्त आंख पर अधिकतम दबाव होगा। पक्षमापी पेशियां नेत्र लेंस पर अधिकतम दबाव डाल रही होगी, तो आंख आरामदायक स्थिति में नहीं रहेगी, आंख पर अधिकतम तनाव रहेगा इस स्थिति में। क्लियर बात। अब ये केस सेकंड जो है, इसमें हमने अंतिम प्रतिबिंब A'-B' को दूर बिंदु पर बनवाने की बात की है, अनंत पर बनवाने की बात की है। देखिए ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है A'-B', अभी हमने कहा था कि ये हम D से लेकर अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। तो अब हम अनंत पर बनवाने की बात कर रहे हैं, तो अब VE के प्लेस पे हमें क्या रखना होगा? अनंत, क्योंकि इस लेंस से, इसी लेंस पर मान के चल रहे हैं हम नेत्र यहाँ पर, तो नेत्र से कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर। तो VE के प्लेस पे तो अनंत, और अनंत पर कब बनेगा? अनंत पर तब बनेगा जब हम A'-B' को कहाँ रखें, कहाँ बनवाएं? इसके प्रथम फोकस पर बनवाएं। तो ये अपने प्रथम फोकस पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब अनंत पर बनवाएगा। क्लियर बात। तो UE को हमें नेगेटिव लेना होगा। अभी UE इजिकल टू FE हमें मिल जाएगा, क्योंकि UE इजिकल टू FE होगा, इट मीन्स ये इसके प्रथम फोकस पर होगा, तभी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वो अभी हमें मिल जाएगा। तो अभी तो हमें बस इतना करना है कि UE को नेगेटिव लेके फॉर्मूले में लिखना है और VE के प्लेस पे अनंत लिख देना है, और FE पॉजिटिव होगा ही। देखिए यही क्या है, लेंस सूत्र लगाया वही किसके लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए ही। अभिनेत्र लेंस के लिए क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे 1/UE का ही वैल्यू चाहिए समीकरण नंबर 5 में रखने के लिए। तो 1/VE माइनस 1/UE इजिकल टू 1/FE, ये तो लेंस सूत्र होता ही है। कौन से लेंस के लिए? लेंस E के लिए। क्लियर बात। अब यहाँ UE के प्लेस पे -UE रख देंगे, VE के प्लेस पे अनंत रख देंगे। तो देखिए ये क्या है, यहाँ अनंत रख दिया है, यहाँ -UE रख दिया। ये फोकस दूरी उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव होती ही है। 1/अनंत तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/UE और 1/FE। क्लियर बात। तो 1/UE इजिकल टू 1/FE, और रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों साइड्स का, तो U इजिकल टू FE हो गया है, U इजिकल टू FE हो गया है। और U इजिकल टू FE होने पर VE अनंत होगा। अभी हमने बताया कि U इजिकल टू FE होने पर ही U इजिकल टू FE, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो इसके लिए बिंब है वो कहाँ हो? इसके प्रथम फोकस पर ही हो, तभी तो U इजिकल टू FE होगा।
और प्रथम फोकस पर जब ये होगा ए डैश बी डैश, तभी तो ये प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनेगा। तो ई इक्वल टू अनंत तभी होगा जब यू इक्वल टू एफ ही होगा। क्लियर है बात। तो अब हमें समीकरण नंबर 5 में यू ई के प्लेस पे एफ ही पुट कर देना होगा। यू ई के प्लेस पे एफ ही पुट कर देना होगा। देखिए ये नहीं है, ये देखिए समीकरण नंबर 5 में यू ई के प्लेस पे, इसी इक्वेशन नंबर 5 से हमने केस फर्स्ट के लिए फॉर्मूला बनाया था, इसी से हम केस सेकंड के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यू ई के प्लेस पे एफ ही पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा एम इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई। यही हमें मिला है, देखिए आप, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई। तो सेकंड केस में हमें आवर्धन समता का, कोणीय आवर्धन समता का व्यंजक ये मिल गया, सूत्र ये मिल गया, फॉर्मूला ये मिल गया। क्लियर है बात। फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए ये वैल्यू किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है और ये डी अपॉन एफ ई है। क्लियर बात। जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनवाते हैं तो आवर्धन क्षमता का मान ज़्यादा होता है, अनंत पर बनवाते हैं तो आवर्धन क्षमता कम होती है। लेकिन अनंत पर बने प्रतिबिंब को देखने के लिए देखते वक्त नेत्र पर दबाव नहीं पड़ता है, नेत्र आरामदायक स्थिति में रहती है। पक्षमापी पेशियाँ नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डाल रही होती, यहाँ विश्रांत अवस्था में रहती है, श्रांत अवस्था में रहती है, आरामदायक अवस्था में रहती है। क्लियर बात। यहाँ अधिकतम तनाव की स्थिति में रहती है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 मिला है, 8 मिला है, ये हमने ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी यूज में लेते हुए ही प्राप्त किए हैं। चिन्ह परिपाटी को यूज में लेते हुए ही प्राप्त किया है, चिन्ह सहित पुट कर दिया। इसीलिए इनको यूज में लेते हुए जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो इनमें यू नोट वी नोट है, इनको चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम चिन्ह परिपाटी यूज में लेकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनमें केवल आंकिक मान रखकर ही न्यूमेरिकल सोल्व किए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने नोट में ये बात लिख दी है। क्लियर बात। अब देखिए डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। कोणीय आवर्धन क्षमता का व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं दोनों केसेज के लिए। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि किस केस के लिए फॉर्मूला क्या है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देख रहे हैं। तो देखिए दोनों ही फॉर्मूलों में अपॉन में एफ ही है, अपॉन में एफ ही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एफ ही क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तभी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। क्लियर बात। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, अभिनेत्र लेंस कैपिटल ए की फोकस दूरी एफ ही कम होनी चाहिए। क्लियर बात। हालांकि हमने कहा था कि वो अभिनेत्र लेंस की फोकस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से तो ज़्यादा लेते हैं हम, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तो हम कम रखते हैं, उसका द्वारक छोटा रखते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश सूक्ष्म वस्तु से आता है। तो उसका द्वारक अगर बड़ा लिया जाएगा, उसकी फोकस दूरी ज़्यादा ली जाएगी, तो वो सूक्ष्म वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें बड़े द्वारक में फैलेगी और प्रतिबिंब चमकीला नहीं बन पाएगा। क्लियर बात। इसलिए इसको तो हमें पहले वाले लेंस की फोकस दूरी कम रखनी होती है, उसका द्वारक भी छोटा रखना होता है। दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा रखेंगे, अर्थात अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा रखेंगे तो आवर्धन ज़्यादा होगा, कम रखेंगे तो ज़्यादा होगा। इसीलिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अब देखिए यू नोट कम होना चाहिए, यू नोट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब एम ज़्यादा होगा, तब एम ज़्यादा होगा। यू नोट देखिए आप डायग्राम में, यू नोट ये वाली दूरी है, अभिदर्शक लेंस से बिंब की दूरी है यू नोट। लेकिन इतना हमने कहा है कि इस लेंस के प्रथम फोकस से बाहर ही रखना है इस बिंब को। अगर हमने इसके प्रथम फोकस के इस ओर रख दिया तो इसका प्रतिबिंब इस ओर ही बनेगा, इस ओर नहीं बनेगा, जबकि हमें इसका प्रतिबिंब इस ओर बनाना है, इस वाले लेंस की ओर बनाना है। क्लियर है बात। तो हमें इस बिंब को, सूक्ष्म बिंब को रखना तो इसके प्रथम फोकस से बाहर ही है, भले ही हम प्रथम फोकस के ठीक बाहर रख दें, और ठीक बाहर ही रखना है। ठीक बाहर क्यों रखना है, क्योंकि यू नोट जितना कम होगा, यू नोट जितना कम होगा आवर्धन उतना ही ज़्यादा होगा, यू नोट जितना कम होगा आवर्धन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यू नोट कम कब होगा, यू नोट हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल रहे हैं, और अभी मैंने कहा कि इसको हमें रखना इसके इस ओर ही है, तो इसके इस ओर भी रखना है और कम भी रखना है। तो आप इसको मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। अगर एफ नोट डैश यहाँ हो तो फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं किसको, ए बी को, इसके थोड़ा सा इस ओर। इट मीन्स मुझे यू नोट कम लेना है तो मुझे एफ नोट भी कम ही लेना होगा, क्योंकि यू नोट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, एफ नोट से थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, प्रथम फोकस के थोड़ा बाहर रखना होता है इसको, ताकि प्रतिबिंब इस ओर बने। अगर हमने प्रथम फोकस के इस ओर रख दिया तो प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। क्लियर बात। तो ये कम तभी हो सकती है जब इसकी फोकस दूरी कम रखी जाए। तो
तो इसकी भी फोकस दूरी हमें कम रखनी होगी, ताकि यू नॉट कम हो, यू नॉट कम होगा तो आवर्धन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ बोला कि अभी दर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ नॉट कम होनी चाहिए ताकि यू नॉट कम हो और आवर्धन क्षमता एम बढ़ जाए। क्लियर है बात। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कम होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। इस टॉपिक के शुरू में मैंने कहा भी था कि दोनों लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी के ही लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं उसका रीजन यहाँ से क्लियर हो गया। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कम रखेंगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। आवर्धन क्षमता ज़्यादा होने का अभिप्राय हुआ कि सूक्ष्म बिंब का बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें दिख पाएगा। क्लियर है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई। नलिका की लंबाई हम बोलते हैं कहाँ से कहाँ तक की दूरी को, इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी। तो देखिए ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है वी नोट, तो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की है यू ई। तो वी नोट प्लस यू ई, वी नोट प्लस यू ई इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी प्लस इस लेंस के लिए बिंब दूरी, ये वाली इन दोनों को हम जोड़ दें तो सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई की इक्वल हो जाती है। क्लियर है बात। विशेष स्थिति में हमने बताया है कि जब हम यू ई इक्वल टू एफ ई कर दें, जब अनंत पर ये प्रतिबिंब बनवाएं तो फिर ये यू ई किसके इक्वल होता है, एफ ई के इक्वल होता है। यू ई एफ ई के इक्वल होता है तो फिर यहाँ यू ई के प्लेस पे आप एफ ई पुट कर दीजिए उस केस में। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उस केस में फिर सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई हम बताएंगे एल इजिकल टू वी नोट प्लस एफ ई से, और सामान्य स्थिति में हम बताएंगे, सामान्य स्थिति मतलब अनंत वाली स्थिति के अलावा किसी भी स्थिति में हम बताएंगे वी नोट प्लस यू ई नलिका की लंबाई। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक हमारा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी टॉपिक को हमने 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। एक वीडियो लेक्चर में सरल सूक्ष्मदर्शी को और 2 वीडियो लेक्चर्स में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। तो इस तरीके से सूक्ष्मदर्शी जो है वो 3 वीडियो लेक्चर्स में कवर हुआ, 3 वीडियो लेक्चर्स में कवर हुआ। एक वीडियो लेक्चर सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, 2 वीडियो लेक्चर्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। बोर्ड एग्जाम में सूक्ष्मदर्शी पूछी गई है, आपको दोनों सूक्ष्मदर्शियाँ ढंग से आनी चाहिए। इनके लिए प्रतिबिंब निर्माण करना आना चाहिए, आपको प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख ड्रॉ करना आना चाहिए, और कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में भी इन फॉर्मूलों को यूज में लिया जाता है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि दोनों केसेज में जो हमें सूत्र मिले हैं उन सूत्रों को जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं तो हमें चिन्ह परिपाटी का पालन नहीं करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूले चिन्ह परिपाटी को यूज में लेते हुए ही प्राप्त किए गए हैं। क्लियर बात। हाँ, नेगेटिव साइन जो आया है, ये जो नेगेटिव साइन आया है एम के सूत्र में, एम के सूत्र में नेगेटिव साइन इस बात को बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब मूल बिंब के सापेक्ष उल्टा बना है। देखिए नेगेटिव साइन बताता है कि ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो ए बी के सापेक्ष उल्टा बना है, उल्टा बना है। क्लियर बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।